नमस्कार। आप सब देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के विविध व्यवसायों जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या फिर मधुमक्खी पालन, इन सभी के विकास की, परंपरागत व्यवसायों के विकास की, साथ ही साथ नवीन रोजगार अवसरों को भी ढूंढने की कोशिश होती है हमारी। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसे ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पे। पोषण योजना के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल का वितरण, गर्मी के दिनों में पशुओं को लू से बचाए एवं पशुपालकों के लिए उपयोगी चारा मशीन। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री पोषण योजना के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरण हेतु राशन दुकानों में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं में होने वाली कई बीमारियों को रोका जा सकता है। पटना में भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चावल उत्पादन करने वाले व्यवसायियों के साथ एक बैठक किया। इस मौके पर फूड सेफ्टी ऑफिसर श्री अजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उच्च बोझ वाले जिलों को कवर करना है, जिससे कुपोषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसके लिए 15 मई से चावल मिल वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे फोर्टिफाइड चावल का उत्पादन सही हो सके। जो आंतरिक जो होता है पोषण बढ़ता है, जिससे कि वो स्वस्थ बनते हैं और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसलिए इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए हम लोग राइस मिल वाले पे जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं उस पर हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं कि हाँ आप लोग सही ढंग से कीजिए। हम लोग बहुत जल्दी ही डेट अनाउंस हम लोग आज कर देते हैं कि 15 मई से हम लोग ड्राइव चला रहे हैं कि वो चलाने जा रहे हैं कि वो लोग राइस जो बना रहे हैं ब्लेंडिंग राइस वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है। किसान भाई बहनों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। अगर आप आने वाले दिनों में फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं तो अभी से गड्ढा कर छोड़ दें, जिससे मिट्टी में जो कीट होंगे वह मर जाएंगे, और अपने खेतों के मेड़ों को भी खरोच कर छोड़ दें। इससे मेड़ों की कीट भी नष्ट हो जाएंगे। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों आप अपने बकरी भेड़ को कड़ी धूप में चराने न निकले, क्योंकि इससे लू लगने की संभावना बन सकती है। समय समय पर इन्हें पानी पिलाने की कोशिश करें। अगर आप अपने पशुओं को PPR का टीका नहीं लगवाए हैं तो तुरंत टीका लगवाएं, जिससे बीमारी को रोका जा सकता है। खीरा एक ऐसी फसल है जिसका गर्मी के दिनों में बहुतायत मात्रा में उत्पादन और उपयोग होता है। यदि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर इसका उत्पादन किया जाए तो किसान भाई बहन एक अच्छी आय का अर्जन कर सकते हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम गोविंदपुर, जिला पटना के एक ऐसे ही कर्मठ किसान ओम प्रकाश राम जी से, जो कि खीरा के उत्पादन से जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव। खीरा का खेती करते हैं और लागत कुछ कम है लेकिन मुनाफा हो रहा है। 8 कट्ठा में खीरा है और 2000 लागत है और 5-6 हज़ार का हुआ, अभी तो टूट ही रहा है। किसान भाई बहनों, अब जल्द ही धान लगने का समय आ रहा है। इसके लिए उन्नत प्रभेदों का चयन पहले से ही कर लें, जिससे समयानुसार आप अपने खेतों में अच्छी फसल लगा सकेंगे। संकर किस्म की धान में पूजा, नवीन, अजय, राजलक्ष्मी आदि प्रमुख हैं। इनके प्रयोग से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक कृषि यंत्रों ने न केवल हमारे काम को आसान किया है, बल्कि समय की बचत भी की है। फसलों के अवशेषों को पशुओं के चारा बनाने का यंत्र भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण यंत्र है। इसमें ट्रैक्टर से जोड़कर चारा बनाने की मशीन को तैयार किया गया है, जिससे यह समय और मजदूरों की कमी को पूरा करता है।
अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में नवीनतम उपकरणों, नवीनतम तकनीकों और साथ ही साथ मौसम की जानकारी और मंडी का भाव जानने के बाद अब समय है इस भेंट वार्ता का, जिसके जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे प्राकृतिक खेती के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। हम उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। ये ठीक है कि उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा चिंता वाला बात यह है कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि यही हाल रहा तो आने वाले समय में मिट्टी का क्या हाल होगा। तो इसका विकल्प ये है किसान बंधुओं कि हम प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति ने जो हमें दिया है उसी का उपयोग करके हम खेती करते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत सिंह। डॉक्टर रमाकांत सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि हमारे किसान बंधु ऐसा समझते हैं कि जब वो रासायनिक तौर तरीका अपनाएंगे तभी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उनकी उत्पादन की चिंता ज़्यादा रहती है। तो
किस तरह उन्हें आप ये समझा पाएंगे कि नहीं प्राकृतिक खेती से भी उत्पादन अच्छा आ सकता है? आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को समझाना बहुत ही एक कठिन टास्क है, कठिन काम है, जो कि हम लोग लगातार रासायनिक दवाओं और खाद के आधार पर हम लोग खेती कर रहे हैं। फिलहाल हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम खाद का या दवा का प्रयोग करते हैं, उस दवा का प्रयोग सीधे पौधे के ऊपर नहीं पड़ता है। खाद सीधे पौधा नहीं लेता है, उसको हमारी मिट्टी में जितने तरह के जीवाणु हैं उसके रूप को परिवर्तित करती है, और रूप परिवर्तन के बाद ही पौधे ले पाते हैं। तब जा कर के रासायनिक खादों का पौधा सदुपयोग करता है, हमारा उत्पादन बढ़ता है। लेकिन जहाँ तक हम रासायनिक खेती की बात कर रहे हैं कि रासायनिक खेती में हम लोग जो दवा डालते हैं उससे जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, जिससे हमारा आने वाले 8 से 10 सालों में प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ही घट जाएगी और नहीं के बराबर हो जाएगी। इसके विकल्प के तौर पर हम जो प्राकृतिक खेती की चर्चा करने आ जाए हैं कि प्राकृतिक खेती एक बहुत ही प्राचीन और पुरानी पद्धति है, और इस पद्धति को हम लोग को आगे और बढ़ाना है, और जो इस वैज्ञानिकों के साथ जोड़ करके उसको अगर हमारे किसान भाई काम करें तो निश्चित रूप से हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा। प्राकृतिक खेती में हम जो भी काम करते हैं, जो भी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ सामग्री, पेड़ पौधे, जीव जंतु है, उसी का हम सदुपयोग करते हैं, और उसी के सदुपयोग के आधार पर ही हम अपना उत्पादन लेते हैं। और बाहरी तत्व तो जहाँ इसमें डालते हैं तो वो प्राकृतिक खेती नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और प्राकृतिक खेती की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे अहम कड़ी और अहम रोल आता है देसी गाय का, क्योंकि जब किसान भाई के पास देसी गाय रहेगा तभी जा कर के हम अपने मिट्टी की अपनी दवाओं को बना सकते हैं और उसके स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, जो कि कम से कम लागत का होगा, नहीं के बराबर लागत होगा। तो हम यहाँ पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि किसान भाई, आप अगर देसी गाय रखते हैं तो देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से अधिक लाभदायक जीवाणु होते हैं, जो कि हमारे इस जीवाणुओं की वजह से हमारी मिट्टी की, हमारी पौधे की संरचना हमारी ठीक होती है। सर, चूँकि आने वाला समय खरीफ फसलों का है, धान का फसल लोग लगाएंगे, तो किस तरह से प्राकृतिक खेती का कुछ अंश को या प्राकृतिक खेती का अपनाकर धान की फसल को की जा सकती है? साथ ही जो आप बात अपनी कह रहे थे उसे पूरा भी कर दें। हम चर्चा कर रहे थे कि देसी गाय पर, तो यहाँ पर हम एक कंफर्म कर दें कि देसी गाय के अलावा अगर आप जर्सी गाय लेते हैं, भैंस लेते हैं, तो ये सब की गोबर की ज़रूरत नहीं है। आपको निश्चित रूप से देसी गाय पर ही आनी होगी, चाहे साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो या गंगा तेरी हो, ये सब गाय होगी। उसी के गोबर और मूत्र से हम प्राकृतिक खेती संभव कर पाते हैं। और ये बता दें कि एक गाय जो है, एक गाय का अगर 1 दिन का जितना गोबर और गौमूत्र करती है, उसी से हम 1 एकड़ की खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। जैसा कि सवाल था सर का कि धान की हम खरीफ में खेती करने जा रहे हैं, तो कैसे हम शुरुआत करें इसकी। तो सबसे पहले प्रारंभ हम करना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक गाय है तो 5 किलो गोबर ले लें और 5 लीटर उसी देसी गाय का गौमूत्र ले लें और उसमें 5 ग्राम चूना ले लें और उसमें आवश्यकता अनुसार पानी ले लें और पौधे के किसी भी बड़े पौधे का या आपके शुद्ध खेत का 100 से 200 ग्राम मिट्टी ले लें और उसको आपस में घोल कर मिला दें। मिलाने के बाद इसको बोलेंगे बीजामृत। इससे जो भी बीज आप खरीदते हैं उस बीज पर एक लेयर चढ़ा करके उसको कम से कम 3 से 4 घंटे छाए में सुखा लें, तब जा कर के उस बीज को आप या तो आप सीधी रोपाई करें या आप नर्सरी डालकर खेती करें धान की। तो इससे कोई भी जो भी फंगस, जो भी कीड़े का अटैक आपके बीज पर हुआ रहेगा वो बचाव हो जाएगा। डॉक्टर रमाकांत सर, जैसा कि आप जो बता रहे थे कि बीजोपचार का, तो किसानों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जब वो रासायनिक खेती करते हैं तब उसी बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्राकृतिक खेती में किसी अलग प्रकार के बीज के किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही चूँकि जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खरपतवार ज़्यादा हो जाता है, तो इसका प्रबंधन वो किस तरह कर सकते हैं? प्राकृतिक खेती में जो हम सामान्य खेती में बीज लेते हैं उसी बीज को हम प्राकृतिक खेती में उपयोग कर सकते हैं, उस बीजामृत से उपचारित करके। इसके बाद जैसे खरपतवार नियंत्रण की बात है तो इसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं आच्छादन।
और इसमें जो भी फसल लगाते हैं, लगाने के बाद जो प्राकृतिक रूप से खरपतवार, पुआल जिसको हम लोग जला देते हैं, उसको जलाएं ना, उसको लेकर के हम प्रबंधन कर दें और उस मिट्टी पर एक लेयर बिछा देते हैं, तो हमारा खरपतवार का पूरी अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है। और खरपतवार कहाँ निकलता है? जहाँ पर खेत खाली रहता है। जब खाली खेत रहेगा ही नहीं तो खरपतवार नहीं आएगा, हमारा नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा एक प्रक्रिया इसमें होता है वापसा का। वापसा मतलब हवा और पानी का मिश्रण, यानी कि जहाँ पर हम प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें 50% कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और हम पर्याप्त मात्रा में कम से कम पानी पर हम खेती कर ले जाते हैं। यानी कि वैसे खेत जो दूरस्थ इलाके के हैं, जहाँ पर हम खेती संभव नहीं हो पाता है पानी का, वहाँ पर हम प्राकृतिक खेती का सदुपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर रमाकांत सर, बहुत ही रुचिकर विषय पर आपने विस्तार से हमारे किसानों को बताया कि किस तरह से वो प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और ये एक तरह से भविष्य की भी खेती यही है। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। प्राकृतिक खेती के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद
आइए बढ़ते हैं आगे, जहां अपने अगले विशेषज्ञ से इस भेंट वार्ता के जरिए हम जानने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में, जिसका मकसद है प्रति बूंद अधिक फसल। जी हां, बढ़ती हुई पानी की समस्या को देखते हुए ये बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। दोस्तों, कृषि की बात करें और सिंचाई की बात ना करें तो यह ऐसे ही होता है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए एक वरदान के रूप में सामने आई है और उसमें भी एक स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने इसमें ऐड किया है, प्रति बूंद अधिक फसल। तो आज इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अनिल कुमार, सहायक निर्देशक कृषि अभियंत्रण, कृषि भवन मीठापुर, पटना से। अनिल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आपसे पहले प्रश्न की शुरुआत हम करेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक स्लोगन है कि प्रति बूंद अधिक फसल, इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे प्लीज़। जैसा कि नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल। प्रति बूंद अधिक फसल का मतलब है कि जल के एक एक बूंद के उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करना। जैसे आज के जीवन में हम देख रहे हैं कि जल का स्तर दिन पर दिन भूजल का स्तर गिरते जा रहा है। उस परिस्थिति में जल के एक एक बूंद का उपयोग करके उसे अधिक उत्पादन, जैसे प्रधानमंत्री का सपना भी है कि हम लोग किसानों को आय दुगना करना, यानी उत्पादन बढ़ाना। और कम उत्पादन कैसे वृद्धि होगी? उत्पादन वृद्धि होगी कि इनपुट कॉस्ट में कमी करना। तो इनपुट कॉस्ट में कमी करने का मेन उद्देश्य है कि हम अपने खेत को अच्छे तरह से इक्विप्ड करें और इनपुट कॉस्ट में कमी करें। इसका एक उदाहरण है, जैसे इस कंपोनेंट में है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सिंचाई जो करेंगे हम लोग बाढ़ विधि से सिंचाई न करके हम लोग ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करने के लिए सरकार इसमें अनुदान देती है। इसका मुख्य अवयव है ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर। अनिल कुमार जी, एक प्रश्न और आपसे लेना चाहेंगे, चूँकि सिंचाई तो जो है वो हमारे किसानों के लिए, खेतीबाड़ी के लिए इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि शुरू से ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा है और सिंचाई हमेशा से ही होते रही है। तो जो परंपरागत सिंचाई है उससे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या अलग करने का प्रयास किया गया है? जैसे कि आप जानते हैं कि किसान बंधु अभी जो सिंचाई करते हैं बाढ़ विधि से सिंचाई करते हैं। बाढ़ विधि से सिंचाई में क्या होता है कि जल का जो संरचना है, जो मिट्टी की जो संरचना है, मिट्टी की संरचना में एक सभी कंपोनेंट जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया और पानी हो गया, तीनों का एक समानुपातिक अनुपात होना जरूरी है। पर बाढ़ विधि से जब सिंचाई करते हैं हम तो वो अनुपात मेंटेन नहीं हो पाता है, जिससे पौधे को पर्याप्त मात्रा में जड़ को हवा नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिससे ग्रोथ उस अनुरूप नहीं हो पाता। उस अनुपात को मेंटेन करने के लिए हम ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। इस माध्यम से हम न केवल हम जल का बचत करते हैं बल्कि हम इस माध्यम से हम खाद का भी बचत करते हैं, क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर से जल में घुलनशील जो खाद होते हैं वो खाद को पौधे के जड़ तक पहुंचाते हैं। हम उससे क्या होता है कि एक तो जल का बचत होता ही, दूसरा खाद का भी बचत हो जाता है। आज हम कृषि में महिलाओं को देखते हैं, महिलाएं आगे आकर कृषि को संभाल रही है। तो इससे क्या होता है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने से महिलाएं इस खेती की तरफ आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि इसमें मात्र एक स्विच दाब देने से एक स्विच और खेत का पटवन हो जाता है। न इसमें एक्स्ट्रा फट रखने के लिए हमको अतिरिक्त मजदूर की ज़रूरत पड़ती है और खेत का पैदावार बढ़ता है। मेन टारगेट है खेत का पैदावार और उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ता है इससे। सर, चूँकि आप सहायक निदेशक हैं कृषि अभियंत्रण के, तो योजनाएं वगैरह आप देखते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे किसानों को जो है अभी उनके लिए क्या योजनाएं चल रही है, खास करके सिंचाई से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, वो आप हमारे किसानों को बताएं। जैसे आपने इस पहले भी बताएं, हम ड्रिप और स्प्रिंकलर पर सरकार योजनाएं चला रही है। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर पर लगाने पर किसानों को 90% का अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। और इस सिस्टम को, इस यंत्र को चलाने के लिए सबसे पहले मुख्य अवयव जो है इसमें जल स्रोत का होना ज़रूरी है। यानी जल स्रोत वो भी प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम है, यानी एक जल स्रोत के अलावे एक मोटर होना चाहिए, वो भी अच्छे क्वालिटी का मोटर जो 1 kg का प्रेशर, कम से कम 1 kg का प्रेशर डेवलप कर सके। तो 1 kg के प्रेशर डेवलप करने के लिए सरकार जल स्रोत के पे अतिरिक्त अनुदान देती है। आपको ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए 90% अनुदान दे ही रही है, इसके अलावे जल स्रोत पे भी अनुदान दे रही है। जैसे कोई
एक किसान है, सिंगल किसान है, अकेले किसान है, अगर उनके पास कोई बोरिंग की सुविधा नहीं है तो सरकार उस पर 40,000 रुपया बोरिंग लगाने के लिए प्लस 90% सिस्टम लगाने के लिए अनुदान दे रही है। अगर कोई किसान समूह में आके इस सिस्टम को लगाना चाहते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो एक सामूहिक बोरिंग सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें 6.25 एकड़ भूमि में 5 किसान मिलकर अगर ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाते हैं तो उनको 80% अनुदान पर सामूहिक बोरिंग भी दिया जाता है, जिसमें एक 6 इंच का बोरिंग 5 HP का सबमर्सिबल पंप रहता है, 210 फीट गहराई तक। इस पर 80% अनुदान पर सरकार इसको उपलब्ध करा रही है, जो किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया सर। आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। हमारा प्रयास होता है कि अपनी हर एक जानकारी के साथ हम आपके विकास के रास्ते को और भी सरल बना पाएं। कुछ ऐसी ही कोशिशें करेंगे कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में। जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए विषयों और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।